गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण हुआ है। तो प्लेटो के जो आदर्श राज्य के निर्माण में जो है 3 निर्माणक तत्व हैं। उसके अंदर उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। ये तीनों ही वर्ग जो है राज्य की आत्मा के 3 गुणों क्षुधा, साहस तथा विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ प्लेटो ये कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं, क्षुधा, साहस तथा विवेक। लेकिन इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण की प्रधानता होती है और प्लेटो ये कहता है कि व्यक्ति के अंदर जिस गुण की प्रधानता हो उसे वही कार्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति के अंदर क्षुधा या इंद्रिय तृष्णा तत्व की प्रधानता है तो वो उत्पादक वर्ग का कार्य करे। यदि उसके अंदर साहस तत्व ज़्यादा है तो वो सैनिक वर्ग का कार्य करे और यदि उसके अंदर विवेक तत्व ज़्यादा है तो व्यक्ति जो है दार्शनिक वर्ग या शासक वर्ग का कार्य करे। इस प्रकार प्लेटो राज्य की उत्पत्ति के विकास चरणों में 3 ऐसे वर्गों का विकास मानता है जिनके कंधों पर आदर्श राज्य का भार डाला जा सकता है। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले ये तीनों वर्ग हैं उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। अब देखते हैं आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय है और इसका तात्पर्य है कि समाज में कार्य विशिष्टीकरण या कार्य विभाजन का सिद्धांत अपनाते हुए वह प्रत्येक व्यक्ति वो कार्य करे जिसके कि वो योग्य है, अर्थात तीनों वर्गों में से किसी एक वर्ग का कार्य एवं अन्य वर्गों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। तो इस प्रकार से प्लेटो न्याय किसको मानता है? प्लेटो न्याय इसको मानता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य उसे वो कार्य करना चाहिए और अन्य वर्ग के कार्यों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से समाज के 3 वर्ग होंगे, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग या दार्शनिक वर्ग। तो कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर जो व्यक्ति जिस कार्य के जिसमें वो एक्सपर्ट हो या जिस व्यक्ति के अंदर जिस तत्व की प्रधानता हो उसे उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। अब है आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए वो कहता है कि आदर्श राज्य की प्राप्ति किस प्रकार से होगी। तो इसके लिए वो साम्यवाद की व्यवस्था देता है। उसने 2 प्रकार के साम्यवाद की चर्चा की है, एक तो शिक्षा का साम्यवाद और दूसरा है परिवार का साम्यवाद। तो शिक्षा के साम्यवाद के तहत वो कहता है कि प्लेटो ये मानता है कि व्यक्ति के अंदर किस गुण की प्रधानता है तो व्यक्ति को किस प्रकार से पता पड़ेगा। तो इसके लिए वो शिक्षा योजना देता है और बताता है कि उस शिक्षा योजना के तहत ही व्यक्ति के अंदर शिक्षा योजना के तहत ही पता पड़ेगा कि व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए। तो शिक्षा के साम्यवाद के तहत वो राज्य द्वारा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्लेटो स्त्री पुरुषों में कोई भेद नहीं मानता और वो स्त्री पुरुषों के लिए समान शिक्षा की बात करता है। शिक्षा का उद्देश्य जो है शरीर के साथ साथ वो मस्तिष्क या मानसिक विकास को भी महत्ता देता है और कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के विकास होने चाहिए। शिक्षा का जो उद्देश्य है व्यक्ति को राज्य का उत्तम नागरिक बनाना है और शिक्षा द्वारा जो है दार्शनिक राजा तैयार करना है। तो इस प्रकार से आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए उसने साम्यवाद की व्यवस्था की है। अब साम्यवाद को वो 2 भागों में बांटता है, एक तो है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है पत्नियों का साम्यवाद। तो साम्यवाद की व्यवस्था प्लेटो द्वारा केवल 2 वर्गों के लिए यानी कि जो सैनिक वर्ग है और दार्शनिक वर्ग है उसके लिए की गई है ताकि वे निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे सकें। आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक शासकों के हाथों में होनी चाहिए क्योंकि दार्शनिक राजा प्लेटो का मानना है कि दार्शनिक शासक सर्वाधिक शिक्षित, सुसंस्कृत, साहसी, आत्मसंयमी, ज्ञानी और निर्लोभी होते हैं। तो इस प्रकार से
आदर्श राज्य के लिए उसने जो पत्नियों का साम्यवाद दिया है वो सैनिक वर्ग के लिए और दार्शनिक वर्ग के लिए दिया है। अब देखते हैं आदर्श राज्य की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो सबसे पहली बात, आदर्श राज्य एक स्वप्निल संसार है, क्योंकि प्लेटो ने जिस प्रकार के आदर्श राज्य, एक तो उसकी जो शिक्षा योजना है बहुत लंबी है, दूसरा वो दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग को पत्नियों के साम्यवाद की व्यवस्था उसके लिए की है, यानी कि वो परिवार नहीं रख सकते, ना ही वो धन संपत्ति रख सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो अव्यवहारिक है, उसे एक स्वप्निल या काल्पनिक संसार कहकर पुकारा गया है। उसे बादलों में स्थित नगर की संज्ञा दी गई है और ये कहा गया है कि जिस प्रकार के राज्य की कल्पना प्लेटो ने की है वो इस धरती पर संभव नहीं है, कदाचित स्वर्ग में ही संभव हो सके। तो आदर्श राज्य जो है एक स्वप्निल संसार है। दूसरा है स्वतंत्रता का निषेध। कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है व्यक्तियों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता, वह इतना नियंत्रणकारी है कि इसमें व्यक्तियों की सभी प्रवृत्तियों का विकास संभव नहीं है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारवादी या निरंकुश राज्य है और वह अपने स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हित में नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ये कहा है कि व्यक्ति केवल एक कार्य करे जिस गुण की उसके अंदर प्रधानता हो, वो दूसरा कार्य न करे। इसके साथ ही साथ वो दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप भी न करे। अब ये भी हो सकता है कि व्यक्ति के अंदर एक समय में एक समय में व्यक्ति के अंदर दो गुण की प्रधानता हो, लेकिन उसे काम एक ही करना है। तो व्यक्ति के कार्यों का निर्धारण जो है राज्य के द्वारा किया गया है और राज्य का उस पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा कि व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा और कौन सा कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए स्वतंत्रता का निषेध है आदर्श राज्य के अंदर और स्वतंत्रता विरोधी है आदर्श राज्य। उत्पादक वर्ग की जो है नितांत उपेक्षा की गई है, क्योंकि उत्पादक वर्ग का कार्य जो है प्लेटो ने ये बताया है कि इसका मुख्य कार्य ऊपर के दो वर्ग जो सैनिक वर्ग है और जो दार्शनिक वर्ग है उसकी सेवा करने का है। और इसमें उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा की गई है। यह अन्य दोनों वर्गों के समान इनके लिए न तो विशेष शिक्षा की व्यवस्था करता है और न ही सामाजिक ढांचे में उनकी जो महत्वपूर्ण स्थिति उनको प्रदान करता है। उत्पादक वर्ग की यह शोचनीय उपेक्षा राज्य के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाली है। प्लेटो इस बात को स्वीकार करता है कि वह निम्न वर्ग में उत्पन्न व्यक्तियों को अपनी योग्यता के आधार पर उच्च वर्ग में सम्मिलित होने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन प्लेटो इस कार्य को संभव बनाने हेतु उत्पादक वर्ग के लिए समुचित शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था भी नहीं करता। तो इस प्रकार से उत्पादक वर्ग की उसके आदर्श राज्य के अंतर्गत नितांत उपेक्षा की गई है। अगला है इसके अंदर दार्शनिक वर्ग की निरंकुश सत्ता है। इसके अंदर प्लेटो के आदर्श राज्य में कानूनों और नियमों का पूर्ण अभाव है और इसमें दार्शनिकों को निरंकुश सत्ता प्रदान की गई है, जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इन व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा चाहे कितना ही विवेकशील और वीतरागी क्यों न बना दिया गया हो, अनियंत्रित शक्ति पा जाने पर मानवीय स्वभाव के अनुसार उसमें दोष आ जाना स्वाभाविक है, क्योंकि कहा भी गया है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतया भ्रष्ट करती है। और यहाँ पर प्लेटो द्वारा दार्शनिक वर्ग को निरंकुश सत्ता प्रदान की गई है, जिससे कि दार्शनिक वर्ग निरंकुश हो सकता है। अगला है कानून की उपेक्षा। आदर्श राज्य में कानून को कोई स्थान न देकर भी प्लेटो ने बड़ी भूल की है। आगे चलकर लॉज में कानून की अनिवार्यता को उसने स्वयं स्वीकार किया, क्योंकि कानून की संपूर्ण उपेक्षा के कारण ही प्लेटो के आदर्श राज्य की अत्यंत कठोर आलोचना उसके काल से लेकर अब तक होती चली आई है। तो कानून की उपेक्षा किसी भी रूप में उचित नहीं है। अगला है कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति जो है अनुचित है। प्लेटो के आदर्श राज्य का एक मुख्य आधार जो है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। कार्य विशेषीकरण की पद्धति या न्याय के आधार पर मानवीय व्यक्तित्व का एक विशेष पक्ष ही विकसित हो पाता है और शेष व्यक्तित्व अप्रभावित रहता है,
क्योंकि इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक समय में एक व्यक्ति एक कार्य करे, लेकिन हो सकता है कि समय के साथ उसके अंदर दूसरी योग्यता भी विकसित हो जाए। लेकिन प्लेटो ने व्यक्ति का जो वर्ग निर्धारण शुरू में ही कर दिया है। एक व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग के अंदर नहीं जा सकता। यदि ये निर्धारित हो गया कि अमुक व्यक्ति को अमुक वर्ग में कार्य करना है, तो वो जीवन भर उसी वर्ग में कार्य करता रहेगा। तो कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति जो है अनुचित है। इससे व्यक्ति को विकास करने का अवसर नहीं मिलता, न ही उसे अपने वर्ग बदलने का अवसर मिलता है, न ही वो अपनी दक्षता प्रमाणित कर सकता है। अगला है व्यक्ति और राज्य की समानता अनुचित है, क्योंकि आदर्श राज्य में प्लेटो ने व्यक्ति और राज्यों में जिस बड़ी मात्रा में समानता का दर्शन किया है, उस मात्रा में व्यक्ति और राज्य में समानता वास्तव में होती नहीं है। इसी समानता को तथ्य मानकर प्लेटो ने मानव प्रकृति के 3 तत्वों विवेक, उत्साह तथा क्षुधा के आधार पर राजनीतिक समुदाय का निर्माण करने वाले लोगों को बड़ी कठोरता के साथ 3 वर्गों में बांध दिया है। तो यह नहीं कह सकते कि राज्य जो है व्यक्ति का ही वृहद रूप है। दोनों के अंदर भिन्नता है, और व्यक्ति और राज्य को एकदम एक समान मानना उसकी भारी भूल थी। शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य में शासन के लिए आवश्यक अनेक तत्वों की उपेक्षा की है। उसके द्वारा कानूनी सरकारी पदाधिकारियों को दंड देने की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं किया है। इन तत्वों की उचित व्यवस्था के बिना एक आदर्श राज्य का कार्य संचालन ठीक से नहीं हो सकता। तो कई बार ये कहा जाता है कि क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है? तो प्लेटो के आदर्श राज्य का व्यवहारिक आधार हम यदि देखें तो यह 1000 वर्ष पूर्व तक यूरोप पर संरक्षकों के एक वर्ग का शासन था, जो बहुत कुछ उसी तरह के थे जिनकी कल्पना प्लेटो ने की थी। मध्यकाल में ईसाई देशों की जनता को मजदूरों, सैनिकों तथा पादरियों में विभाजित करने की प्रथा थी। संख्या में कम होते हुए भी पादरियों के वर्ग का संस्कृति के साधनों और अवसरों पर एकाधिकार था, तथा विश्व के सबसे शक्तिशाली महाद्वीप के आधे भाग पर उनका करीब करीब अनियंत्रित शासन था। ये पादरी लोग प्लेटो के संरक्षकों की भांति ही सत्ता के पदों पर आसीन थे। तो इस प्रकार से देखें तो यूरोप के अंदर कहीं किसी किसी जगह पर इस आदर्श राज्य के हमें दर्शन होते हैं। अब देखें प्लेटो का न्याय सिद्धांत। तो प्लेटो की न्याय अवधारणा से तात्पर्य है कि न्याय संबंधी जो सिद्धांत है, उसमें प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसके महत्व का आभास इस तथ्य से होता है, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक को जो है उसको एक अल्टरनेटिव नाम दिया है कि न्याय से संबंधित रखा है उसका नाम। और प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को देने से पहले उस समय में प्रचलित जो न्याय सिद्धांत है उसका विरोध किया है, उसका खंडन किया है। तत्पश्चात उसने अपने न्याय का सिद्धांत दिया है। तो प्लेटो के समय में तीन प्रकार के सिद्धांत है: परंपरावादी न्याय, उग्रवादी विचारधारा और यथार्थवादी सिद्धांत। इन तीनों ही सिद्धांतों का खंडन करने के पश्चात प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो 2 बातों पर आधारित है। एक तो व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय के लिए वो कहता है कि व्यक्ति के अंदर सुधा, साहस और विवेक 3 तत्व होते हैं, लेकिन इन तीनों तत्वों में से किसी एक तत्व की प्रधानता होती है। व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए। व्यक्ति के लिए न्याय क्या है कि व्यक्ति के अंदर जिस गुण की प्रधानता हो, व्यक्ति को वो कार्य सौंप दिया जाए। ये हुआ व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक न्याय के अंतर्गत वो कहता है कि इस व्यक्तिगत न्याय को ही जब वृहद रूप में हम देखते हैं तो सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति होती है, और इससे समाज के अंदर जो है 3 वर्ग बनते हैं: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। ये है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय जो है व्यक्तिगत न्याय का ही वह वृहद रूप है। सिद्धांत की जो है विशेषताएं हैं वो देखें तो तीनों गुणों का समावेश हुआ है इसके अंदर: साहस, सुधा और इंद्रिय तृष्णा। दूसरा है इसके अंदर नैतिक सिद्धांत है। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं है बल्कि नैतिक धारणा अधिक है। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। न्याय
जीवन का एक आंतरिक तत्व है और संतुलनकारी धारणा। तो प्लेटो के अनुसार न्याय कृत्रिम या बाह्य वस्तु न होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है, जिसका आधार आत्मसंयम एवं आत्मत्याग है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत बताया ही सही कि व्यक्ति के अंदर प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य श्रेष्ठता की प्राप्ति है। यह तभी प्राप्त की जा सकती है जबकि व्यक्ति तथा समष्टि के रूप में सब लोग अपनी प्राकृतिक क्षमता के आधार पर निश्चित कार्य करें एवं उस कार्य के करने से अधिक से अधिक कार्यकुशलता या विशेषज्ञता हासिल करें। अगला है इसके अंदर अहस्तक्षेप का सिद्धांत बताया कि हर व्यक्ति को अपने जिस वर्ग का व्यक्ति है उसे अपने वर्ग का कार्य करना है और दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है, यही न्याय है। अति व्यक्तिवाद का विरोधी है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोधी है। प्लेटो नहीं मानता था कि समष्टि से भिन्न एवं प्रतिकूल व्यक्ति का कोई अस्तित्व अथवा हित है। साव्यवस्था का सिद्धांत। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं है। तो राज्य साधन है और व्यक्ति उस राज्य साध्य है और व्यक्ति उस साध्य की पूर्ति का साधन है। मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार जो है मनोवैज्ञानिकता लिए हुए हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अपनी प्राकृतिक क्षमता एवं तदनुरूप प्रशिक्षण पर आधारित अपने विशिष्ट कार्यक्षेत्र में रहकर काम करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी। और अगला है दार्शनिक शासक। तो न्याय की प्राप्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्लेटो के ये आदर्श राज्य की जो है विशेषताएं हैं। धन्यवाद।